चलो, so previously in yesterday's lecture we understood about photosystems, कैसे क्या होते हैं, जो क्लोरोफिल ए है वो कैसे एक्साइट होता है, कैसे उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है. All of that is what we have studied in yesterday's lecture. आज हम आगे जाएंगे to understand how exactly photosynthesis takes place. So जब हम बात करते हैं photosynthesis का, photosynthesis जो होता है वो दो स्टेप में होता है. You have something called as light dependent reaction, which is also termed as light reaction. ठीक है? And you have something called as light independent reaction, which can also be called as dark reaction. So when we talk about light dependent reaction, meaning ये रिएक्शन बिना लाइट के होगा नहीं. ठीक है? अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो रहेगा that is responsible for synthesis of all raw materials that are required in light independent reaction. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में वो सारे रॉ मटेरियल्स बनेंगे जो लाइट डिपेंडेंट को चाहिए. सो दीज बोथ ऑफ द रिएक्शंस आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस एज सच, लाइट डिपेंडेंट यानी जहां पे लाइट का इस्तेमाल होगा वही रिएक्शंस होंगे इधर. यस और नो? लाइट का जरूरत हमें कहां पे चाहिए होता है? सेल के अंदर या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर. Which region will have light dependent reaction occurring in? So that particular molecule which wants light for its reaction to occur will be the place where reaction is occurring. समझा कि नहीं समझे? जिस मॉलिक्यूल को लाइट चाहिए प्रथमेश रिएक्शन करने के लिए, वो मॉलिक्यूल जहां पर होगा क्लोरोप्लास्ट में, वहां पे ये रिएक्शन होगा. कौन से मॉलिक्यूल को लाइट चाहिए? करेक्ट, जोर से बोलो. क्लोरोफिल्स को चाहिए रहेंगे. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट वेयर? thylakoid is present where? Grana. So light reaction occurs where? It occurs in grana. This reaction will occur in? It occurs in stroma. ठीक है? अब बेसिक कंफ्यूजन क्या बच्चे करते हैं कि जब लिखा हुआ आता है डार्क रिएक्शन मतलब वो रात को होगा सर, लाइट रिएक्शन मतलब ये दिन को होगा सर. नहीं, गलत है. जब हम कह रहे हैं लाइट रिएक्शन मतलब बिना लाइट के वो होगा नहीं, विच इज करेक्ट. दिस कैन अकर ओनली ड्यूरिंग डे टाइम. व्हेन आई से डार्क रिएक्शन आई मेंट लाइट इंडिपेंडेंट, मीनिंग वेदर लाइट इज प्रेजेंट और लाइट इज नॉट प्रेजेंट, दिस रिएक्शन कैन अकर एनी टाइम ड्यूरिंग द डे. समझे? पूरे दिन के सुबह शाम दोपहर रात कभी भी ये रिएक्शन हो सकता है. समझे? ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं होगा तो ये होगा, हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन रिएक्शंस को लाइट का जरूरत नहीं होता है. आगे क्लियर? दिस रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, वाज डिस्कवर्ड बाय, इट वाज डिस्कवर्ड एंड एक्सप्लेन्ड बाय डॉक्टर आर्नन. नाम तो सुने हैं हम. Whereas black reaction, that is dark reaction, was been explained or discovered by Dr. F. Blackman. याद रखना आसान है, ब्लैकमैन काला होता है इसलिए उसने अंधेरे वाले रिएक्शंस डिस्कवर किए. बचा हुआ आर्नन डिस्कवर्ड लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. डॉक्टर आर्नन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, जो क्लोरोफिल्स होते हैं वो बेसिकली एक्साइट हो जाते हैं लाइट के प्रेजेंस में और कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं. उसी दौरान जो ल्यूमेन होता है थाइलाकॉइड का, उस ल्यूमेन के अंदर फोटोलिसिस होता है. फोटोलिसिस म्हणजे काय? फोटो म्हणजे लाइट, लिसिस म्हणजे लाइट के प्रेजेंस में देयर विल बी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है? उसने हल्का हल्का आइडिया दिया कि होता क्या है. डिटेल्स हम अभी देख रहे हैं कि क्या होता है.
ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले यू हैव समथिंग कॉल्ड एज फोटोसिस्टम 2 which gets excited at what nanometer? 680 नैनोमीटर पे इसका जो क्लोरोफिल है वो एक्साइट हो जाएगा। यस और नो? इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए P680 भी लिखते हैं, ठीक है। तो यू हैव अ फोटोसिस्टम, दिस फोटोसिस्टम 2 जिसका क्लोरोफिल विल एक्सेप्ट फॉर 680 नैनोमीटर का लाइट। सो ये आ गया लाइट 680 नैनोमीटर का, ठीक है। एक्साइट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, एक्साइट होने पे ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। इट विल रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम हियर आर गेटिंग रिलीज्ड from the compound of highest redox potential to the lower redox potential. What do we mean by that? Sorry, lower redox potential to the highest redox potential. What do we mean by that? Lower redox potential क्या होता है? Redox is reduction and oxidation. जब कभी भी किसी भी केमिकल के पास रिडक्शन होने की कैपेबिलिटीज या ऑक्सीडेशन होने की जो कैपेबिलिटीज होती है, अगर वो ज्यादा हुई तो इट हैज हाईएस्ट रिडॉक्स पोटेंशियल। अगर ये कैपेबिलिटीज कम है, इट हैज लोअर रिडॉक्स पोटेंशियल। आर वी क्लियर अप टिल हियर? सो इनिशियली दिस पर्टिकुलर सिस्टम दैट वी हैव, it has lower redox potential and electrons are moving from lower redox potential to uphill, ऊपर जा रहा है। So it is moving uphill to the ones which have highest redox potential. So who is accepting the electron very firstly? You have coenzyme Q. नाम तो सुने हैं हम। We have coenzyme Q. काफी बारी कोएंजाइम Q के जगह पे थियोफाइटिन भी लिखते हैं, याद रखना। इधर नहीं लिखना चाहिए था, बट ठीक है, चलो। कोएंजाइम Q के जगह पे थियोफाइटिन भी यहाँ पे रिप्लेस किया जाता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। सो कोएंजाइम Q आया या थियोफाइटिन आया, इट्स सेम। एंड वी नो दैट कोएंजाइम Q का दूसरा नाम क्या है? यूबिक्विनोन, ठीक है। क्या सीन हुआ? कोएंजाइम Q ने इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, कोएंजाइम Q को वो इलेक्ट्रॉन्स भाए नहीं, उन्होंने फेंक दिया। So now this has the highest redox potential, and from higher redox potential it moves to lower redox potential. Are we clear? कि नहीं समझे? अरे yes or no? Yes. So this moves to plastoquinone. From plastoquinone, the electrons will move to cytochrome B6. From cytochrome B6, electrons will move from cytochrome F. When there is movement of electrons from cytochrome B6 to cytochrome F, there is generation of 1 ATP from ADP, ठीक है। Cytochrome F then gives its electron to something called as plastocyanin. ठीक है। From plastocyanin, the electrons will move to photosystem 1, which absorbs 700 nanometers का light. Yes or no? Yes. So ideally जब ये एक्साइट हो रहा है 680 नैनोमीटर के साथ, तब पैरेलली ये भी एक्साइट हो जाता है 700 नैनोमीटर्स के साथ। जैसे ही ये एक्साइट होता है, ये रिलीज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन। इट इज रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू ब्रिंग इट बैक टू ग्राउंड स्टेट। ये इसका इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देता है। डिड वी अंडरस्टैंड? सो इसने रिलीज किए 4 इलेक्ट्रॉन and that is taken up by FRS, by a chemical called as FRS. ये क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। FRS जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और रिलीज करके देता है टू अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज फेरोडॉक्सिन। नाम सुने हैं? नहीं? चलो ठीक है।
You have a chemical called as फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, जैसे तुम्हारा लिथियम, बेरियम, कुछ वैसा, ठीक है, NAD वगैरह कुछ वैसा होता है, which is called as फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन उसके 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर भेज देगा। कहां पे बाहर सर? टुवर्ड्स दी स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है NADP। तो NADP इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, वो उसको चोरी कर लेता है, ठीक है। बाहर निकलते ही NADP इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को चोरी कर लेता है, तो ये बन जाता है NADP प्लस। प्लस माने दे बिकम इन द आयोनिक फॉर्म, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन साइज थे। समझ पा रहे? अरे यस और नो? Yes. You have 2 NADP plus which are being formed. इलेक्ट्रॉन जो है NADP plus के पास जाता है। This is the terminal electron acceptor in the chain. Any doubts? And this happens where we said stroma. बाकी सब किधर हुआ? ग्राना के अंदर। समझ पा रहे? थोड़ा और डिटेल्ड वर्जन थोड़ी देर में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल सिर्फ मैं तुमको एग्जैक्ट ये चीज बता रहा हूँ, बाद में डायग्राम के साथ भी बताऊंगा कि ग्राना में किधर, कैसे, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में कहाँ पे कैसे लोकेशंस होते हैं और चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो भी हम देखेंगे। बट फिलहाल इतना समझा अपने को, चलो आगे, ठीक है। जब ये चीज हो रहा है, अच्छा 1 सेकेंड और अंडरस्टूड नक्की, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। रेस्पिरेशन से तो 1000 टाइम्स इजी है ये, ठीक है। जब ये चीज हो रहा है तब पैरेलली एक और चीज होता है, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में एक और चीज होता है। क्या होता है? Photolysis of water. There are 2 molecules of water which tends to get broken down. जब water molecule टूटेगा तो obvious है there will be 4 hydrogen ions which will be released and there will be O2 which will be released as gas. Yes or no? बचे हुए जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं that is obtained from hydrogen will go to photosystem 2. And this hydrogen will go to NADP. हाइड्रोजन को NADP फंसा लेता है और उसके साथ शादी कर लेता है, तो वो बन जाएगा क्या? अभी सरनेम लगाएगा ना उसका, so it becomes 2 NADPH2। आसान? Did we understand? ये बनने के लिए हमको एंजाइम चाहिए होगा, है ना। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? NADP reductase। NADP reductase। Are we clear up till here? ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ ना बेटा, वो सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ। लाइट एनर्जी जब इस वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ा तब ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया। इस वजह से यू क्लासिफाई दिस प्रोसेस एज photolysis of water. And for photolysis of water, सिर्फ light energy is not necessary. You need certain other chemicals also. Now, certain other chemicals में क्या sir? Certain other chemicals में you require manganese, you require calcium, you require magnesium. ठीक है? These are the chemicals that we require for photolysis of water. Are we clear up till here? Yes or no? Yes. Are we clear? Everyone, देखो क्या हुआ, जब हम बात कर रहे थे लाइट रिएक्शन का, तो जो हमारे पास थाइलाकॉइड्स है कुछ ऐसे, करेक्ट। इन थाइलाकॉइड्स के अंदर यू हैव फोटोसिस्टम 2 which is existing and you have photosystem 1 which is existing. जब लाइट आता है तो फोटोसिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, फियोफाइटिन या कोएंजाइम Q उसको लेता है, प्लास्टोक्विनोन से वो जाता है एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को विच इज साइटोक्रोम B6 के पास, B6 से जाता है वो F के पास, F से वो जाता है टू समथिंग कॉल्ड एज प्लास्टोसाइलिन, प्लास्टोसाइलिन से वो जाता है फोटोसिस्टम 1 के पास, फोटोसिस्टम 1 से वो जाता है FD के पास एंड FD रिलीजेस आउटसाइड इन द स्ट्रोमा। समझ पा रहे? इसको जूम करके वापस से अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। और जब ये कांड हो रहा है तब ल्यूमेन के अंदर काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट जाएंगे, ठीक है। टूट के क्या होता है वो थोड़ी देर बाद देखिए। इधर तो दिखाई दिया क्या हो रहा है।
यहाँ तक क्लियर है? Did we understand? इस रिएक्शन को हम साइक्लिक रिएक्शन नहीं कहेंगे, बताओ क्यों? Things are not moving in cycle. फॉरवर्ड रिएक्शन ही है, साइकिल नहीं है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर नॉन साइक्लिक ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन विल आल्सो बी द करेक्ट टर्म। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से अगर एटीपी बने तो उस प्रोसेस को यू कॉल इट एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बट क्योंकि ये फॉस्फोराइलेशन लाइट के प्रेजेंस में होता है, वी कैन कॉल इट टू बी एज ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। आर वी क्लियर बेटा? अरे यस और नो? यस। नहीं समझेगा? क्या हुआ? नॉन साइक्लिक ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन में you have a one photosystem which is photosystem 2 जिसके अंदर क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर्स का लाइट एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करते ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काफी सारे केमिकल्स के पास जाता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करेगा कोएंजाइम क्यू या फिर फियोफाइटिन, दोनों में से कुछ भी लिखो, करेक्ट आंसर ही मिलेगा तुमको, ठीक है। कोएंजाइम क्यू के बाद जाता है वो प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन के बाद जाएगा साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, इनके बीच में यू हैव एटीपी प्रोडक्शन टेकन प्लेस। साइटोक्रोम F से जाता है साइटोक्रोम प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन्स गोस टू फोटोसिस्टम 1। व्हाई डज इलेक्ट्रॉन गो टू फोटोसिस्टम 1? बिकॉज़ दोनों साथ में एक्साइट होते हैं। जब वो दोनों साथ में एक्साइट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहां से ऐसे पास हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके करीब, प्लास्टोसाइनिन फोटोसिस्टम 1 के करीब है तो फट से फोटोसिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। फोटोसिस्टम 1 जो है वो शांत हो गया, उसका प्रोसेस हो गया, एफआरएस के पास गया, फेरोक्सिन के पास गया और फिर एनएडीपी के पास गया। एनएडीपी बिकम्स एनएडीपी+। ये जो एक्साइटेड रहा है उसको वापस से आयनाइज्ड हुआ है, उसको वापस से ग्राउंड स्टेट में लाना होता है। तो जब ये प्रोसेस हो रहा है तब साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर होता है एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बैक टू फोटोसिस्टम 2 so that it comes back to the ground stage. Are we clear? Yes. Any doubts? Talking about FRS, ये FRS क्या होगा सर? FRS can be any chemical which is reducing this ferredoxin. So it is generalized as ferredoxin reducing substance. तो उसे generalize क्या करेंगे? Ferredoxin reducing substance. Ferredoxin reducing substance. वो ये जो भी chemical है, let's say chemical X, that chemical X is releasing electron and reducing this molecule. So this will be called as a molecule that is reducing this, which is nothing but ferredoxin reducing molecule. Anything it could be, कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं होता, इससे जनरलाइज लिख दिए है। Are we clear बेटा? Yes. Any doubt so far? नक्की ह्याला ना आपण Z स्कीम सुद्धा म्हणतात। आता ह्याला आपण Z स्कीम कशाला म्हणतात? Because the way that electrons are transferred in this, how exactly electrons are transferred? It is transferring from lower redox potential to higher redox potential. From higher redox potential, it goes to lower redox potential. From lower redox potential, it again goes to the higher redox potential, goes to lower redox potential. Because of this, it is forming a particular pattern to what you call it as Z scheme. चढ़ता है, उतरता है, फिर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, इससे वो बन जाता है Z स्कीम। समझे बेटा? और कोई रीजन नहीं है इसका। यहां तक क्लियर है? रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है समझा हमको? रेडॉक्स पोटेंशियल यानी कि इसके पास रिड्यूस होने का या ऑक्सीडाइज होने का जो पोटेंशियल, जो कैपेबिलिटीज है वो कम होता है एज कंपेयर टू कोएंजाइम क्यू या फियोफाइटिन। कोएंजाइम क्यू से प्लास्टोक्विनोन का कम होगा लेकिन इससे ज्यादा,
प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6 का कम, B6 से F का कम, F से प्लास्टोसाइनिन का कम। प्लास्टोसाइनिन और फोटोसिस्टम 1 का ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। फोटोसिस्टम 1 का बहुत ही कम है पोटेंशियल, वो देता है FRS जिसके पास सबसे हाई पोटेंशियल है। तो जब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है बेटा, तब इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अपहिल। क्या बनता है? अपहिल। सो दिस इज मूविंग अपहिल। और जब हायर पोटेंशियल से लोअर के पास जाता है तो इससे हम कहते हैं क्या? डाउनहिल। We call it as downhill. Are we clear up till here? Any doubts so far? नक्की पक्का चीज। फोटोलिसिस ऑफ वाटर का कहाँ क्यों कैसे हो रहा है वो भी समझा हमको। नो डाउट्स ओवर देयर, सॉर्टेड है। That's it. With that we end with your first cycle of your photosynthesis. इतना ही याद रखना है। आसान? थोड़ा आगे और चल लूं। चलो इतना लिख लो पहले। So at photo ये जो साइकिल हमने पूरा पढ़ा था Z's की, that is carried out in all higher organisms, meaning all eukaryotes. When we talk about prokaryotes, in prokaryotes you do not have this occurring. Prokaryotes में चीजें थोड़ी अलग हो जाती है। अलग मतलब क्या सर? What is the new that is happening? So prokaryotes में they have only photosystem 1 present. So that will absorb 700 nanometers का light, get excited. Instead of 4 electrons, it can release only 1 electron, which will be accepted by FRS. Releases 1 electron, which will be accepted by ferredoxin. What is ferredoxin? It is iron sulfur containing protein. ठीक है, iron sulfur containing protein होता है। Ferredoxin will give its electron to cytochrome B6. Meanwhile, during transfer, you have production of ATP. ATP gets converted to ATP. Cytochrome B6 gives 1 electron to cytochrome F. Again, there is production of 1 ATP. Cytochrome F gives electron to plastocyanin, and plastocyanin will give that electron back to photosystem 1. So it moves from downhill to uphill, from lower redox potential to higher. So that's an uphill transport. फिर नीचे 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 जाता जा रहा है, so that is downhill transport. Are we clear? This is called as cyclic oxidative phosphorylation because electron जो photosystem 1 ने release किया, वही electron वापस से उसको मिल गया. So it classifies to be as cyclic photophosphorylation या cyclic oxidative phosphorylation. Are we clear? आसान। ये किन में होता है? ये सारे लोअर ऑर्गेनिजम्स यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में यानी बैक्टीरिया में बेसिकली कुछ ऐसे टाइप का लाइट रिएक्शन होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझे? Are we clear up till here? Done. फोटोसिंथेसिस का सेकंड साइकिल इज आल्सो डन। ठीक है, ये किधर होगा उनके अंदर? Where photosynthetic pigment will be present. उनके photosynthetic pigments are present in chromatophores. ठीक है, so this reaction will occur within chromatophores over there, which is pretty much within the cytoplasm only. ठीक है, चलो। You would know, of course, answer in green leaf or in chloroplast based on what you earlier read in chapter 8. You are definitely right. Photosynthesis takes place in green leaves of plants, but it does so also in other green parts of the plants, which we know already. The photosynthesis green part of the plant. If we recollect in previous unit that mesophyll cells in the leaves have a large number of chloroplasts. ये हम anatomy में करेंगे अभी, but हम पहले भी पढ़ चुके हैं ये पार्ट कि क्लोरोप्लास्ट जो रहते हैं वो जनरली मेसोफिलिक सेल्स के अंदर ज्यादातर दिखाई देते हैं अपने को। Such that they get usually the chloroplasts align themselves along the walls of mesophilic cells. Mesophil cells ना कुछ ऐसे शेप के हो सकते हैं। जब बात करते हैं डाइकॉट लीफ का,
इनके वॉल्स के तरफ यू हैव अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट लाइक दिस, कुछ ऐसे, ठीक है, सच दैट दे गेट ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट लाइट म्हणजे काय, उसके ऊपर जो लाइट गिरा उसे कहेंगे इंसिडेंट लाइट. तो जब लीफ के ऊपर लाइट गिरता है तो इन क्लोरोप्लास्ट को सबसे ज्यादा लाइट मिलना चाहिए, इसलिए उनका अरेंजमेंट हमेशा पेरिफेरल पे रहेगा. When do you think the chloroplasts will get aligned with their flat surfaces parallel to the walls? When would they be perpendicular to the incident light? Parallel to the incident light when you have light coming up, ठीक है, and perpendicular when the light is not available, ठीक है, या जब लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो उसके साथ साथ परपेंडिकुलर भी हो जाएगा. You have studied the structure of chloroplasts in chapter 8. Within the chloroplast, there is membranous system consisting of grana, the stroma lamellae, and matrix, which is stroma. There is a clear division of labor within the chloroplast. Clear division of labor यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स डेवलप किए गए, ठीक है, काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. The membrane system is responsible for trapping light energy and also for synthesis of ATP and NADPH2. We've just seen membrane system. अगर हम पूरे क्लोरोप्लास्ट में देखें तो सिर्फ और सिर्फ ग्राना, दैट इज थाइलाकॉइड के पास ही मेम्ब्रेन होता है और किसके पास नहीं. So that becomes the membrane system within your chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है which is thylakoids, और उसमें हमने देखा किस तरीके से एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस हुआ, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे हम. In stroma, enzymatic reactions synthesize sugar, which in turn forms something called as starch, which is what we will see now. The former set of reaction, which is NADPH wala reaction, since they are directly light driven, they are called as light reactions, which is photochemical reactions. The later reactions are not directly light driven but are dependent on the products of light reaction. That's what we discussed, which is ATP and NADPH2. Hence, to distinguish between the latter, they are called by convention as dark reaction, which is nothing but carbon reactions. Clear? Light reactions can also be called as light dependent reaction या फिर photochemical reaction. Dark reaction can be called as light independent reaction या फिर carbon reactions. However, this should not be concluded to mean that they could occur in darkness or that they are not light dependent. Meaning what? जब हम बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डार्कनेस में ही होगा यानी अंधेरे में ही होगा, ऐसा उसका मीनिंग नहीं है. जस्ट बिकॉज हमने अगले वाले को लाइट रिएक्शन बोला है इसलिए ये वाला हो जाएगा डार्क रिएक्शन, उसका ऑपोजिट, बस, और कोई मीनिंग नहीं है उसका. ठीक है, कंट्रीब्यूट यानी टू कंक्लूड. आर वी क्लियर अप टिल हियर? चले आगे. बाकी वी नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के सारे चीजें जान चुके हैं ऑलरेडी. ये चीज खाली तुमको पता होना चाहिए, ये कुछ नया है. ये जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं अपने को रेड कलर के छोटे छोटे, दोज आर नथिंग बट लिपिड ड्रॉपलेट्स, और ये गोल गोल दिख रहा है दैट इज स्टार्च ग्रैन्यूल. सो अगर अपने को डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया तो हम इसको राइबोसोम्स गलती से मार्क ना कर दे, याद रखना राइबोसोम्स ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे डॉट्स होते हैं. व्हिच टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर सीन इन क्लोरोप्लास्ट? ये चैप्टर ऐसे नस नस में घुस गया ना अपने, फिर भी मार्क्स नहीं लाया यार. श्रुतिका, चलो वी गो फॉर द नेक्स्ट. ये वाला सेशन हम ऊपर से कल कर चुके थे. आज एनसीईआरटी वाइज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, वो क्या कह रहा है वो देखते हैं. सी, so I'll zoom out so that we can see both the written as well as the diagrammatic content. How many types of pigments are involved in photosynthesis? So we've seen there are different types of pigments that are involved in photosynthesis, that is chlorophyll, carotenoids, phycobilins are the three different classes of photosynthetic pigments. So looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in the leaves? Even in the same plant you have different shades of green. So we can look at, for an answer of this question,
by trying to separate leaf pigments of any green plant through something called as paper chromatography. The chromatographic separation of the leaf pigment shows that the color that we see in leaf is not due to the single pigment but due to 4 different kinds of pigments. And what are those pigments? You have chlorophyll A, which is bright or blue-green in the chromatogram. You have chlorophyll B, which is yellow-green, that is nothing but you also classify it to be as olive green in color. Then you have xanthophylls, which are yellow, and you have carotenoids, which are yellow-orange in color. Let us now see what roles various pigments play in photosynthesis. Now, you have 3 graphs which are given beside this. ये graphs को हम कैसे read करें sir? What are those graphs explaining us? ध्यान से देखो उस ग्राफ को. NCERT में नहीं देखना, पहले बोर्ड पे देखो, फिर NCERT में देख लेना कि वो क्या कह रहा है. Can we see white lines? दिख रहा है? वो white lines ना पूरे range को separate कर रहा है. This becomes VIB range. ये वाला VIB range हुआ, यानी blue violet line. ये वाला क्या हो गया? GYO, green, yellow and orange. ये हो गया red. Did we understand? ठीक है? So यहाँ पे क्या दिखाया है? If you see the color difference, you have bluish green color. Can you see that? So bluish green color हम कहे थे chlorophyll A होता है. That is marked as chlorophyll. Olive green color कल कौन पहन के आया था? मैंने बताया था कुछ ऐसा green color होता है olive green. So olive green color is nothing but chlorophyll B. And then you have yellow colored pigment which are nothing but carotenoids, which ranges from yellow to red. We've discussed this as well. अब वो क्या बता रहे देखो, ये light range क्या है? हमने कहा VIB. This is GYO and this becomes R. Entire range of R. तो यहाँ पे हमको देखते ही पता चल रहा है कि तीनों टाइप के पिगमेंट्स जो है वो ब्लू वायलेट लाइट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है. मीनिंग इफ आई गो विद स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, द हाईएस्ट light absorption takes place in blue violet light. Are we clear up till here? For all 3. Whereas red light maybe you see a peak of absorption, but then this peak of absorption is only and only for chlorophyll A and chlorophyll B. Carotenoids do not absorb red light. So जब chlorophyll का बात आता है, chlorophyll जो है वो दोनों red light as well as blue light absorb कर पाएगा. ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू रेड लाइट. ठीक है, समझ पा रहे? जबकि कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे, रेड लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. आर वी क्लियर अप टिल हियर? डिड वी अंडरस्टैंड? ईच अपने को दिया है विथ रिगार्डिंग कोएंजाइम, सॉरी विथ रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल ए जो है वो फोटोसिंथेसिस किस में ज्यादा कर रहा है वो दिखाया गया है. ठीक है, so यहाँ पे अपने को this was with regarding absorption of light, absorbance of light by chloroplast pigments. This is telling you about this is telling you about the rate of photosynthesis. That is nothing but कितना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. तो एक पर्टिकुलर प्लांट जो है वो कौन से लाइट में ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो देखा गया है. So again the concept remains same. You have blue violet, GYO and red. So if you notice blue violet और red दोनों में equal quantity का peak मिला है, यानी blue light as well as red light will show us photosynthesis. So maximum photosynthesis will occur during blue light and during red light. Are we clear? Did we understand how to conclude these two? ठीक है, चलो बाजू में पढ़ते क्या बोल रहा है. Pigments are substances that have an ability to absorb light at specific wavelengths. Can you guess which is the most abundant plant pigment in the world? Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelength. ठीक है? Lights of different wavelength. किधर गया? हाँ. Of course, you are familiar with wavelength of visible spectrum of light as well as Vibgyor. ठीक है? From figure 13.A, मतलब ऊपर गया वो. You can determine the wavelength and छोड़ो, चल नीचे जाओ.
Now look at 13.b जो हमने देख लिया. Showing the wavelengths at which maximum photosynthesis occurs in plant. Can you see that wavelengths at which there is maximum absorption of chlorophyll A, that is in the blue light and in the red light. Also shows higher rate of photosynthesis in the same wavelength of light, which has been shown over here, where it is calculating it over here. Yeah, compare कर रहा है इस particular range में. Hence, we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. But by looking at figure 13.3c, you can say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis. देखो क्या बता रहा है, क्या हुआ बेटा? वो क्या बता रहा है वो देखो. जब इस वाले पे आते हैं, जब इस वाले पे एक ऊपर ही ले, हाँ बस, जब इस वाले पे आ रहे हैं तब वो क्या बता रहा है अपने को. देखो वो बता रहा है यहाँ पे कि जब हम क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखते हैं, लाइट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और उसका ऑक्सीजन रिलीजिंग कैपेबिलिटीज देखते हैं, व्हिच इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो दोनों में ही इट इज शोइंग अस हाईएस्ट पीक, व्हिच इज इन ब्लू वायलेट रेंज एज वेल एज इन द रेड लाइट रेंज. दोनों ही लाइट रेंज में वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिखाता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी दिखा रहा है. ठीक है, तो अगर अपने को क्वेश्चन आया दैट मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन व्हिच कलर्ड लाइट, ब्लू वायलेट एंड रेड लाइट, अगर अपने को कोई भी एक सिलेक्ट करने को बोला तो नहीं, वी विल एब्सॉर्ब रेड लाइट. व्हाई? देखो लाइट मैक्सिमली एब्सॉर्ब होता है ब्लू वायलेट, करेक्ट. फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है इन रेड लाइट. हाउ कम सर? देखो यहां पे उसने लाइट ज्यादा लिया और ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया, फेयर इनफ. यहां पे इसके कंपैरिजन में तो लाइट उसने कम लिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो सेम रेट पे हुआ ना. ज्यादा कम लाइट लेके ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना ये बेहतर हुआ. सो आइडियल सेंस में रेड लाइट में हमेशा प्लांट्स जो होते हैं वो सबसे बेहतरीन फोटोसिंथेसिस करके देता है, लेकिन हमारा एनसीईआरटी वो चीज स्पेसिफाई नहीं किया है. ठीक है, अगर गलती से कहीं पे नीट में या क्लासेस के टेस्ट में या कोई भी रेफरेंस बुक्स में आ गया तो ये चीज हमको याद रखनी है कि रेड लाइट में सबसे बेहतरीन फोटोसिंथेसिस होता है. हाउएवर एनसीईआरटी बोलते हैं ब्लू वायलेट और रेड दोनों में ही अच्छा होता है, तो हम वही मान के चल रहे हैं. आर वी क्लियर? डिड वी अंडरस्टैंड? From the graph you can conclude that red light gives you better photosynthetic rate as compared to this. Can you tell me why? उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी भी वो ज्यादा देगा अपने को. ठीक है, समझ पा रहे? स्पीड कम होगा लाइट का बट देन एनर्जी ज्यादा देगा. आर वी क्लियर? चलो आगे बढ़े. ग्राफ्स कैसे रीड करें समझे अपने को सबको. चलो let's go ahead. The next that we have to understand is regarding photosystems, if I'm not mistaken. Wait, these graphs together, जो ऊपर हमने graphs देखे, these graphs together show that most of the photosynthesis takes place in blue and red regions of the spectrum. Some photosynthesis does takes place at other wavelengths of visible spectrum. Let us see how this happens. Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light energy, other than thylakoid pigments called like chlorophyll B, xanthophylls, carotenoids are classified to be as accessory pigments. Other than chlorophyll A, rest of them will be classified as accessory pigments, which also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. ये याद रखना. I forgot to mention this part yesterday कि जो क्लोरोफिल A होता है, हमने कल कहा था कि एक फोटो सिस्टम में एक ही क्लोरोफिल A होता है. अब जब अगर सारा का सारा लाइट क्लोरोफिल A के पास चला जाए तो क्लोरोफिल A हाइपर एक्टिवेट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिलीज हो जाएंगे उसमें से और वो टूट सकता है. ऐसा ना हो इसलिए दूसरे जो पिगमेंट्स रहेंगे वो भी लाइट को हार्वेस्ट करके रखते हैं और धीरे धीरे उन लाइट को क्लोरोफिल ए के पास देंगे.
So जो accessory pigments है, which is apart from chlorophyll A, it is talking about chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids. They will protect chlorophyll A, किधर गया chlorophyll A, from getting photo-oxidized. From getting photo-oxidized मतलब light की वजह से excessive oxidation से वो उसको बचा लेगा. समझ पा रहे? Did we understand what exactly the statement is trying to explain us? श्रुति जाग रही है? सॉर्ट है बेटा? एवरीवन सत्यम? एवरीवन चले आगे. चलो. What is light reaction? What does light reaction exactly explain us? Light reaction or photochemical phase is what we call it as. Includes light absorption, water splitting, oxygen release and formation of high energy chemical intermediates, which is nothing but ATP and NADPH. समझ पा रहे? ये लाइट रिएक्शन हुआ, उसमें क्या किया लाइट में हमने लाइट को एब्सॉर्ब किया, पानी को तोड़ा, पानी को तोड़ने की वजह से ऑक्सीजन रिलीज हो गया, तो मुझे जो जो चाहिए वो सब हो गया यहाँ पे. इसके अलावा हाई एनर्जी केमिकल विच इज ATP और NADPH2 भी मुझे मिल गया. इसके अलावा काफी सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं. इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को the pigments which are organized into two photochemical light harvesting complex within the photosystem 1 and photosystem 2. जो pigments होते हैं वो दो चीज में डिवाइड होते हैं, वो मैंने बताया था कल तुमको. एक होता है light harvesting complex और दूसरा होता है core complex which is seen in both photosystem 1 as well as photosystem 2. These are named in the sequence of their discovery. मतलब पहले ये डिस्कवर हो, दूसरा ये भी मैंने कल बताया था तुमको. And not in the sequence in which they function during the light reaction, because हमने देखा कि light reaction में functioning तो उल्टा है. ठीक है? The LHC, that is light harvesting complex, are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A. Understood? सारे पिगमेंट्स बहुत ही भारी मात्रा में होंगे एक्सेप्ट फॉर क्लोरोफिल ए जो एक ही मॉलिक्यूल होता है, एंड दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. अंडरस्टूड कि नहीं समझे? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्लोरोफिल ए विल नेवर पार्टिसिपेट. ठीक है? फॉर्मिंग लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम कॉल्ड एज एंटीने, which is nothing but entinal complex also. Are we clear up till here? बस. These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center या core complex. The reaction center is different in both photosystems. In photosystem 1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometers, and thus you classify photosystem 1 as P700, whereas photosystem 2 it has absorption maxima at 680 nanometer, and thus it is called as P680. Are we clear up to here? Any doubts बेटा? वो क्या बता रहा है यहाँ पे इस पैराग्राफ में अपने को कि फोटोसिस्टम ए जो होता है वो जनरली रिएक्शन सेंटर बनाता है, कोर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो सिर्फ और सिर्फ लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करने का काम करेगा. बाकी के जितने भी पिगमेंट्स है वो लाइट को हार्वेस्ट करके रखता है और धीरे 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 वो लाइट जो है वो क्लोरोफिल ए को देता है. तो जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स लाइट हार्वेस्ट कर रहे हैं वो एक या दो पिगमेंट नहीं होते, वो सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स इकट्ठा ये काम करते हैं. ठीक है? बस इतना ही बताया आपने को इसके अंदर, और कुछ नहीं. इसके अलावा बताया गया कि फोटोसिस्टम 1 और 2 का जो क्लोरोफिल ए है वो अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट में बेस्ट एक्टिविटी करके देगा. ठीक है? श्योर. The electron transport system, how exactly electron gets transported. So in photosystem 2, the reaction center chlorophyll A will absorb 680 nanometers of wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them through an electrons transport. Did we understand? कि नहीं समझे? यही हम देखे
अभी थोड़ी देर पहले कि एक ने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए ने लाइट एब्सॉर्ब किया, वो एक्साइट हो गया, तो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया तो बाहर के ऑर्बिट पे कुछ था ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स वर एक्सेप्टेड बाय सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, which is consisting, and then that particular electron acceptor will then donate or transfer electron to different complexes which are nothing but they tend to consist of something called as cytochromes, type of protein. This movement of electrons is downhill. कौन सा movement is downhill? It is saying electron acceptor के बाद जब वो अलग अलग cytochromes के पास जा रहा है, that movement will be downhill. Initial movement was uphill, which is from lower redox potential to higher redox potential, and from higher redox it will now again move back to lower redox potential. ठीक है, देखो नीचे लिखा है. This movement of electrons is downhill, which is in terms of oxidation, reduction or redox potential scale. The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain, but are passed on to pigments of photosystem 1. यानी कि ये नहीं होता कि हम इलेक्ट्रॉन्स अगर पास कर रहे हैं एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तो इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं लेता, वो इलेक्ट्रॉन पास करते जाता है और फाइनली किसको डोनेट कर रहा है? फोटोसिस्टम 1. ठीक है, साइमल्टेनियसली जब फोटोसिस्टम 1 को क्यों डोनेट किया? बिकॉज जब ये पूरा चैनल चल रहा था तब उसी दौरान simultaneously there were electrons in the reaction center of photosystem 1 that were also excited by receiving a light of 700 nanometers. So वो भी excite हो गए और वो transfer किया गया by another acceptor, कोई दूसरा acceptor के पास गया था which was FRS slightly low. ठीक है, that molecule has a greater redox potential. The acceptor obviously has a greater redox potential as compared to PS1. Yes or no? These electrons then are moved downhill again. एक बार इसने एक्सेप्ट कर लिया, इससे वो डाउनहिल पे जाएगा. ठीक है, this time to a molecule of energy rich compound, that is NADP plus. The addition of these electron reduces NADP plus to NADPH plus H plus. NADPH plus H plus is nothing but NADPH2. ठीक है, this whole scheme of transfer of electrons starting from photosystem 2 uphill to the acceptor, down to electrons transport chain to photosystem 1, excitation of electrons, transfer to another acceptor back again, and finally down to NADP plus, reducing it to NADPH plus H plus is called as Z scheme due to its characteristic shape that it tends to develop. ठीक है, this shape is formed when all the carriers are placed in sequence of redox potential scale to each. एक के बाजू में एक. अभी क्लियर आपके लिए? Did you understand? So actually जो हमने अलग-अलग compounds लिखे ना कि बीच में आता है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, वो चीज इन्होंने डिटेल में कुछ बताया नहीं. We have understood in detail that which is the first electron acceptor, which is the second, and where it is passing up, because that is required for you all to know when you all solve MCQs. ठीक है? Nothing in detail is given to us in NCERT. That's why I gave you both coenzyme Q as well as PO510 because दोनों ही correct answers हैं. ठीक है? बस. When we talk about splitting of water में क्या बता रहा है? You would then ask how photosystem 2 supply electrons continuously. Then उनके पास कहाँ से आ रहे electrons? So the electrons that are moved from photosystem 2 must be replaced somehow, and this is achieved by electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with photosystem 2. Water is split into two hydrogen ions. Two hydrogen ions, oxygen and electrons. This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis. So oxygen is released. The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. Photosystem 1 से जो electrons निकले उसको कोई electron देने का जरूरत नहीं है because photosystem 2 का electron उसको मिल जाता है. We need to emphasize here that water splitting complex is associated with photosystem 2, which itself is physically located in the inner side of the membrane of thylakoid,
then where are the protons or oxygen formed likely to be released in the lumen of all? This we will understand tomorrow, not today. यहाँ पे ये रिएक्शन अपने को समझा जो हमने अभी ऊपर बनाए थे, वही सेम रिएक्शन। चले आगे, ठीक है। It is talking about cyclic and non-cyclic photophosphorylation, how exactly it forms or it processes. देखो ऊपर ले ले बेटा, एकदम ऊपर। Cyclic and non-cyclic photophosphorylation, when we talk about, living organisms have capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. कोई भी केमिकल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो उसको एक्सेप्ट करके उस एनर्जी को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ NADPH2 या फिर ATP, ये काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर कैपेबिलिटीज होता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? Special substances like ATP carry this energy in their chemical bonds, which we have understood in previous chapter. The process through which ATP is synthesized by the cells is named as phosphorylation. So this can occur both in mitochondria as well as chloroplast. Question can be framed from this statement. Please make sure that you remember that ATP is formed at dash region. तुम माइटोकॉन्ड्रिया मार्क करके आ जाओगे, but it is not only mitochondria, you have chloroplast also where ATP is formed. Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate, but in the presence of light. That's why we've termed it as photophosphorylation. When two photosystems work in series, first photosystem 2 and then photosystem 1, a process is called as non-cyclic photophosphorylation occurs. The two photosystems are connected through an electron transport chain, which we've seen, as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH2 are synthesized by this kind of electron flow, which we've understood again. However, when only photosystem 1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and phosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. जो हम देखें, a possible location where this could be happening is in the stroma lamellae. Stroma lamellae में क्यों? Because मैंने कल तुमको बताया photosystem 1 जो होता है वो oppressed region में दिखता है. Oppressed region is where the ends of thylakoid membranes जो ऐसा घूम रहा है वो and the stroma lamellae, ये कल ही हमने देखा था, ठीक है। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो कहां पर हो सकता है? टुवर्ड्स द स्ट्रोमा लैमेले। इस पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मेक श्योर दैट वी नो दिस कंटेंट करेक्टली। While the membrane or lamellae of grana have both photosystem 1 and 2, membrane or lamellae of grana have both photosystem 1 and 2, the stroma lamellae will lack photosystem 2. It has only photosystem 1. That is the reason NADP reductase enzyme is also not present over there, because we don't require that reduction to occur. करते हैं कि नहीं कर ले? मुद्दा को नहीं समझा ना? हम जब फोटोसिस्टम 2 का इस्तेमाल करते हैं तो फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 से NADP प्लस के पास गया NADPH2. NADPH2 बनने के लिए हमें रिडक्टेज एंजाइम चाहिए। अब जब वो NADPH2 प्लेस ही नहीं हो रहा है, when we are talking about photosystem 1 which is cyclic photophosphorylation, cyclic photophosphorylation के दौरान NADP प्लस बना क्या? नहीं बना, तो मुझे उस एंजाइम का भी जरूरत नहीं है वहां, ठीक है। The excited electron does not pass to NADP plus, but it is rather cycled back to photosystem 1 complex through the electron transport chain, which we've known already. This cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP molecules, but not in NADP plus H plus. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nanometers are available for excitation. Are we clear up till here? Did we understand? So ऐसा नहीं है कि cyclic photophosphorylation जो है वो बड़े प्लांट्स में नहीं होता है, वो बड़े प्लांट्स में भी होता है, लेकिन छोटे के अंदर सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक होगा, Z स्कीम नहीं हो पाता। Are we clear? चले आगे।
Chemiosmotic hypothesis is what we will do it tomorrow and not today. I hope यहाँ तक content clear है. Everyone, any doubt so far? पूरा thoroughly clear क्या पढ़े हम? फिर भी एक बार घर पे इस चीज को वापस से रिवाइज करना and try and understand what is your NCERT content explaining you. और उस हिसाब से अपना एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन लिख लेना जो आज हम पढ़े हैं उसके बारे में. ठीक है. चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं पूछते, नहीं ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें से. ठीक है. बट देन कंटेंट इसका कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं है. कंटेंट काफी सिंपली अच्छे से एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी में, कुछ घुमाया नहीं यहाँ पे अपने को. ठीक है. बस खाली अपने को सारे वर्ड के मीनिंग पता होने चाहिए कि क्या वो शब्द का क्या मतलब बनता है. ठीक है. ठीक है. टुमारो विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. ठीक है.